गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी जो सॉलिड मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उसमें हीट एनर्जी दिया जाए तो उसके डायमेंशन में चेंजिंग आता है। जो डायमेंशन में जो चेंजिंग आता है उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन, है ना। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल है, ठीक है। डायमेंशन के आधार पे उस मेटेलिक सॉलिड में एक्सपेंशन होगा। जैसे मान के चलिए आपका 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 1 डायमेंशनल किसे कहते हैं, जरा समझिए। वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लंबाई में है तो उसे हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है तो एरियल एक्सपेंशन कहेंगे, या फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरिया में है तो 2 डायमेंशन कहेंगे। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो एक्सपेंशन होता है उसे हम लोग सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम में है तो उसे हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है या क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट के बारे में इसका देखेंगे। जैसे 1 डायमेंशन में सॉलिड एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा 2 में और 3 में, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों बता रहे हैं तो समझिए। क्योंकि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड बॉडी है मान लिया। तो सॉलिड बॉडी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, जो इसका 2 एटम होगा, इसके 2 एटम जो नियर बाय में मोलिकुल्स होंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस होंगे वो बहुत ही कम होगा। या फिर ये कहें कि दोनों मोलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी वैसा फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी द फोर्स बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स इन नियर बाय मोलिक्यूल्स। यानी जैसे मान लीजिए ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक मोलिक्यूल इसका यहाँ है, दूसरा मोलिक्यूल यहाँ है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द फोर्स बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स इन सॉलिड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज हाई। तो सॉलिड केस में ये फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस विल बी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सॉलिड बॉडी था, इस तरह से मॉलिक्यूल्स थे इसमें ढेर सारा। तो दोनों के बीच का जो नियर बाय में जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, और या कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसे हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग हीट एनर्जी दे दें, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी कर दें तो इसमें एक्सपेंशन संभव है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, है ना, रैखिक प्रसार गुना, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल है तो उसके एरिया में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है।
तो पहला देखते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन नाम से ही वाकिफ है। लीनियर मतलब लाइन यानी लेंथ में है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई L0 है, ठीक है। इनिशियल वे में इसका जो लंबाई है L0 है। अब इस पे अगर हम लोग हीट एनर्जी दे दें, मान लीजिए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस इस पर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। मान लेते हैं इसकी लंबाई अब हो गई L, मान लिया। अब इसका लंबाई कितना हो गया? L हो गया। यानी अगर हीट एनर्जी नहीं दिए हुए थे तो इस ऑब्जेक्ट का जो लंबाई था वो L0 था, और जैसे ही हीट एनर्जी दिया अब इसका लंबाई L हो गया। यानी इसका मतलब है कि ये L जो है ये L0 से बड़ा होगा, है कि नहीं। थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, और चूंकि लेंथ में एक्सपेंशन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लेंथ में है, इसलिए इसे हम लोग वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए, कंसीडर ए वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ L0 if heat energy given, then its length becomes L. That is, जरा इसको मिटाते हैं ना। तो लंबाई ऐसे हीट एनर्जी दिया तो इसका लंबाई मान के चलिए यहां बना दे रहे हैं नीचे में, ठीक है, डेल्टा टी। तो ये L हो गया, ठीक है। तो डेल्टा L क्या है? चेंज ऑफ लेंथ है। ये हो गया चेंज ऑफ लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, है ना, चेंज ऑफ लेंथ। और डेल्टा L का वैल्यू क्या होता है? L माइनस L0 हो जाएगा, है कि नहीं। डेल्टा L का वैल्यू क्या होगा? L माइनस L0 हो जाएगा, L माइनस L0। इसको 1 मान लेते हैं। अब रैखिक प्रसार गुणांक का कुछ नियम है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपेंशन, है ना, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। यानी कहने का मतलब है जितना हीट एनर्जी इस पर देंगे तो उतना उसमें क्या होगा? रैखिक प्रसार गुणांक होगा, है ना। लंबाई में चेंजिंग आएगा या लेंथ में एक्सपेंशन होंगे। यानी ये जो डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ, वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? L0 का प्रोपोर्शनल होगा। और डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, टेम्परेचर का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए ये T टेम्परेचर पे था, ये T डैश टेम्परेचर पे है, तो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना लेंथ में क्या होगा? इसका एक्सपेंशन आएगा, है कि नहीं। तो डेल्टा T बराबर यहाँ हो जाएगा T डैश माइनस T, ये होगा डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा L जो होता है चेंज इन टेम्परेचर का भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन
1 and 2, एक और नहीं 2 और 3, 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, ये होगा। और डेल्टा एल बराबर, इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, तो कांस्टेंट मेरा है अल्फा, ठीक है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा का सिंबल लिखा है, दोनों अलग अलग है। थोड़ा इधर मिटाते हैं। और डेल्टा एल का वैल्यू हम लोग ऊपर से क्या लिख सकते हैं 1 से, तो एल माइनस एल नॉट बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और तो एल बराबर हो गया एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और एल बराबर हो गया एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यही है आपका लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। और अब यहां जो है इधर मिटाते हैं। हेयर एल यहां क्या है, फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड। जैसे मान लीजिए रॉड वायर, मान लीजिए वायर, ये वायर है 1 डायमेंशनल, और एल नॉट क्या था, इनिशियल लेंथ। एल नॉट है आपका, एल नॉट तो इनिशियल लेंथ था। अब डेल्टा टी, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, अल्फा बराबर कर दिए डेल्टा टी, तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा एल और ये एल नॉट दोनों का यूनिट क्या है, मीटर, और इसका केल्विन, तो ये 1/k दैट इज केल्विन इनवर्स, तो ये इसका यूनिट होगा अल्फा का, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है एरियल एक्सपेंशन। दूसरा है एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, है ना। तो मान लेते हैं कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका एरिया अभी मान लेते हैं ए नॉट, और जैसे ही इस पर डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में डिफरेंस करेंगे तो मान लेते हैं इसका एरिया बन गया कितना, ए बन गया। यानी इनिशियल में कितना था, ए नॉट था, और हीट एनर्जी देने के बाद इसका एरिया कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो कंसीडर ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, its area is A naught after heat
गिवन इट्स एरिया becomes A, दैट इज, यानी शुरुआत में एरिया इसका ए नॉट था, जैसे हीट एनर्जी दिया तो इसका एरिया हो गया कितना, ए। तो क्या होगा, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, तो डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट जैसे पहले किया था, और डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ऑन कंबाइनिंग बोथ, देन डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा ए बराबर ये हो गया बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ये बीटा एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और तो डेल्टा ए को लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस ए नॉट बराबर बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और तो ए बराबर हो जाएगा आपका ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, है ना। यहाँ बीटा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए तो इधर मिटाते हैं। वेयर बीटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। तो यूनिट क्या होगा बीटा का, यूनिट ऑफ बीटा, है ना। तो बीटा का यूनिट क्या होगा, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और तो बीटा बराबर हो गया डेल्टा ए बाय ए नॉट डेल्टा टी, है ना। तो ये डेल्टा ए चेंज इन एरिया है और ये भी एरिया है, तो इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, तो दोनों कट गया, तो बच गया 1 बाय डेल्टा टी, यानी 1 अपॉन केल्विन, ठीक है, केल्विन इनवर्स। जितना अल्फा का हुआ था वही यूनिट बीटा का भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्ड नंबर, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, चलिए हम स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम V0 है इनिशियल में, जैसे ही इस पर टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट किए यानी हीट एनर्जी दिए तो इसका वॉल्यूम है कितना, V हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया। तो V का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंसीडर
3 डायमेंशनल object has volume V naught after heat energy given its volume becomes V, that is delta V rightly proportional to V naught, delta V rightly proportional to delta T, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे हम लोगों ने लिनियर में और एरियल में किया था उसी तरह से। ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T, और इस सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना होगा, डेल्टा V इक्वल टू गामा V नॉट डेल्टा T। यहाँ गामा एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो डेल्टा V को हम लोग लिख सकते हैं V माइनस V नॉट, तो गामा V नॉट डेल्टा T, और V बराबर हो गया V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये होगा फाइनल इक्वेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन का, ठीक है, ये वाला। हेयर अल्फा क्या है, यहाँ गामा क्या है, गामा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। हेयर गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। यूनिट ऑफ गामा क्या होगा, यूनिट ऑफ गामा, तो डेल्टा V बराबर गामा V नॉट डेल्टा T, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय V नॉट डेल्टा T, है कि नहीं। उसी तरह से तो डेल्टा V मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, तो हो गया 1/K इक्वल टू केल्विन इनवर्स। यानी हम लोग देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा तीनों का यूनिट केल्विन इनवर्स ही होता है। तो ये था आपका एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तीनों का हम लोगों ने फॉर्मूला बारी बारी से देखा, ठीक है। कभी कभी पूछ जाता है रिलेशन बिटवीन एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड्स, यानी अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है ये पूछ देता है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में। तो अब है रिलेशन इन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है ये देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये सिलेंडर है और जिसका लंबाई यानी हाइट h है, h नॉट, और रेडियस r नॉट।
रेडियस आर नॉट है। और इसमें जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो अल्फा है ना, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है। तो क्या रिलेशन है तीनों में ये देख लेते हैं। कंसीडर ए सिलेंडर हैज a radius r naught and height h naught। हाइट h naught है इनिशियली। जैसे ही इस पर हीट एनर्जी देंगे, आफ्टर एक्सपेंशन its radius becomes r and height h। जैसे ही इस पर हीट एनर्जी दिया तो इसके लेंथ जो है वह h हो गया और रेडियस r हो गया। ये वाला रेडियस इंक्रीमेंट हो गया, r हो गया। इसलिए r बराबर क्या होगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं। और h बराबर क्या होगा, जैसे l बराबर l इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखे थे। ये भी रेडियस तो लंबाई वाला है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा। उसी तरह से h ये भी लंबाई वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, h नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज, है ना, क्या होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ, चलिए सिलेंडर का पिक्चर रहने देते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ए नॉट बराबर इनिशियली 2 पाई आर एच, आर नॉट एच नॉट, 2 पाई आर एच होता है। तो अब आर नॉट यह है आपका इनिशियल वे में इक्वेशन थर्ड। जैसे ही हीट एनर्जी दिए होंगे तो इसका एरिया क्या हो गया, ए हो गया। पहले ए नॉट है, अब इसका एरिया कितना हुआ, ए। तो इधर देखिए, तो आफ्टर हीटिंग, है ना, आफ्टर हीटिंग क्या होगा, इट्स एरिया बिकम्स ए। बड़ा ही शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, है ना, एरिया ए। तो ए बराबर क्या होगा, 2 पाई आर एच ही होगा। इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया होगा, आर हो गया होगा, और लंबाई बढ़ के कितना हो गया, एच नॉट से एच हो गया। इसलिए ए बराबर 2 पाई, आर का वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आर नॉट 1 प्लस, अच्छा आर नॉट तो बाहर है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एच वाला एच नॉट यहाँ से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। दोनों का वैल्यू पुट अप किया है, तो क्या होगा देखते हैं। ए बराबर 2 पाई आर नॉट, और ये एच यहाँ रख लेते हैं, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ए बराबर ये कितना हो गया, ए नॉट, यहाँ से इसको हम लोग ए नॉट लिखेंगे,
1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये रख दिया। तो a बराबर a नॉट, इसको गुना कर देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा। अब देखिए ये बड़ा ही छोटा है, ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम इसे नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दिया, जीरो कर दिया। तो a बराबर हो गया a नॉट, चलिए इधर लिखते हैं, तो a बराबर हो गया a नॉट 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये इक्वेशन लगता है 4 होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। बट वी नो दैट a बराबर क्या होता है, a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही होता है। चलिए इसको मिटाते हैं सिलेंडर को, तो लिखने में जगह मिल जाएगा। तो डेल्टा टी हो गया, है ना, ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है। तो कंपेयर दोनों कर लेते हैं 4 और 5th को। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा यहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। इसको 6 मान लीजिए। अगेन आगे देखते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज V बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, यही होगा। और तो V बराबर V नॉट लिखिए, वॉल्यूम इनिशियली पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर नॉट स्क्वायर एच नॉट, ठीक है। आफ्टर हीटिंग इट्स वॉल्यूम बिकम्स V, तो V बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू रख दीजिए, पाई आर का वैल्यू भी जस्ट लिखा था, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, और एच का कितना, एच नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अभी जस्ट लिखा था। तो यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे, ये होगा पाई एच नॉट आर नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और इसको मिटाते हैं, तो ये हो गया V बराबर, ये तो V नॉट है कि नहीं, यहाँ से V नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, V बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर है, ये तोड़ दीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब गुना कर दीजिए, V नॉट है कि नहीं,
तो जब गुना कर देंगे और डेल्टा टी क्यू यहाँ आएगा, है ना, डेल्टा टी स्क्वायर है तो डेल्टा टी क्यू आ जाएगा। चलिए कर ही देते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो इसको इससे करेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फिर इसको इससे करेंगे, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू डेल्टा टी क्यू प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है। तो V नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी ये आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 7 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, ये डेल्टा टी स्क्वायर 0, ये भी डेल्टा क्यू 0, ये भी डेल्टा टी स्क्वायर 0 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अभी जस्ट देखा है, इसको 8 मान लीजिए और कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8, 7 और 8 को कंपेयर करेंगे तो यहां से गामा बराबर आपको मिल जाएगा 3 अल्फा। तो गामा बराबर क्या हो गया, 3 अल्फा हो गया। ठीक है, इसलिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, है कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा को 2 अल्फा लिख सकते हैं, गामा को 3 अल्फा लिख सकते हैं, यानी 1:2:3 ये लिख सकते हैं। यानी अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3, ये रिलेशन है अल्फा बीटा गामा में। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस टाइप का, जैसे लिखेंगे अल्फा बटे 1 बराबर बीटा बटे 2 इक्वल टू गामा बटे 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही रिलेशन है अल्फा बीटा गामा में।